माननीय प्रांत संघ चालक जी, अन्य वरिष्ठ अधिकारी और अपने इस प्रांत बैठक में आए हुए सभी कार्यकर्ता बंधुओं, अभी के सत्र में आपके सामने कुछ बातें मैं सूत्रबद्ध रखूंगा। बातें नई नहीं है, लेकिन सारी बातें एक बार सामने आना। शताब्दी वर्ष की चर्चा बहुत हो रही है। संघ के 100 साल पूरे हो गए तो क्या करना, इसको लेकर बहुत बातें चल रही हैं। लेकिन हम सब संगठन के कार्यकर्ताओं को एक बात की स्पष्टता है कि संघ का जन्म अपनी शताब्दियां मनाने के लिए नहीं हुआ। कोई हमसे प्रश्न करे कि संघ के 100 साल हो रहे हैं, प्रसन्नता का विषय है, तो प्रसन्नता तो है ही, 100 साल बाद भी संघ बन गए। लेकिन संघ को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में 100 साल लग गए, ये प्रसन्नता का विषय नहीं है। जिस समय त्रियोदश संकल्प ऐसा पूज्य डॉक्टर साहब का बौद्धिक वर्ग है, संघ के 12 साल पूरे हुए 1937 में, 1937 में विजयदशमी के अवसर पर उन्होंने 13वें वर्ष का हमारा संकल्प क्या, जैसे अपनी ये योजना समीक्षा बैठक हो रही है, प्रति वर्ष का आप संकल्प करते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि 12 वर्ष में प्रसन्नता का विषय देश के सब प्रांतों में कार्य का सूत्रपात हो गया। कुछ स्थानों पर प्रभावी कार्य दिए, लेकिन जिस गति से देश की परिस्थिति बदल रही है और जैसी चुनौतियां हैं, वैसा कार्य का स्वरूप खड़ा नहीं हो रहा। ये बड़ा कष्ट है। आने वाले 3-4 वर्षों में दुनिया में विश्व युद्ध की संभावना है, स्वाधीनता प्राप्ति का स्वर्ण अवसर आने वाला है, देश विभाजन विघटन के स्वर उठने शुरू हो गए हैं। ऐसे सारे समय में संघ को एक बड़ी भूमिका अदा करनी होगी और इसलिए उन्होंने कहा कि शीघ्र हमको अपने कार्य के लक्ष्य को प्राप्त करना है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि संघ का जन्म, उसमें अगला वाक्य उन्होंने बोला, शीघ्र अपने लक्ष्य की प्राप्त को, कार्य के लक्ष्य को प्राप्त करना है। उन्होंने कहा कि संघ का जन्म अपनी जयंतियां और शताब्दियां मनाने के लिए नहीं हुआ। याची देही याची डोला, इन्हीं आंखों से, इसी शरीर से हम अपने कार्य को पूर्ण होते देखें। वास्तव में उस समय संघ की स्थिति भी नहीं थी और 1000 वर्ष का सारा संघर्ष का कालखंड था जिसकी पृष्ठभूमि थी। लेकिन अब हम जहां पर खड़े हैं, उस समय हम ये कह सकते हैं कि जिस बात को हम करने चले थे, वो करने का समय अब आ गया है। पूजनीय डॉक्टर साहब और वो पहली पीढ़ी तो नहीं कर पाई, लेकिन हमारी आंखों से इसी जीवन में हमारे माध्यम से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त होते देखेंगे क्या। तो संघ को लगता है कि देश और समाज में हम जो करने चले हैं, वो करने का समय आ गया है। अब हमारी ताकत इतनी हो गई है और इसीलिए शताब्दी वर्ष तक पूर्व तैयारी करना और आने वाले एक 20-25 वर्ष में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, इसके लिए हम सब लोगों को योजनाबद्ध कार्य करना है। इस सारे कार्य का नेतृत्व खंड, नगर, जिला, विभाग, प्रांत के कार्यकर्ताओं को करना है। और इसीलिए इस बैठक में जब आना हुआ तो मैंने कहा था कि प्रारंभ में एक बौद्धिक वर्ग में रखूंगा कि 100 साल की अपनी संघ की यात्रा की कुछ बातें और आने वाले समय के अंदर हमको क्या करना, कुछ संगठन के अंतर्गत करना, कुछ अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए करना। ऐसे ये 3 बातों की चर्चा मैं आपके साथ करने वाला हूं। ये जो 100 वर्ष की संघ की यात्रा है, इसका वैशिष्ट्य क्या है?
तो मैं आमतौर पे कहता हूं कि 3 बातें हैं जो इसका वैशिष्ट है। एक, ये जो संघ का कार्य है अनवरत है, अखंड है और निरंतर वर्धिष्णु है। ये जो 100 साल है ये निरंतर चलने वाला कार्य है, कंटिन्यूस। अखंड यानी सीमलेस। ये 100 साल कहना 100 वर्ष है, लेकिन 100 वर्ष में क्या क्या हुआ? देश का विभाजन हुआ, युद्ध हुए, संघ पर 2 प्रतिबंध लगे, अनेक चुनौतियां थी। प्रारंभ का काल पराधीनता का था, एक समय संघ की उपेक्षा ही थी, बहुत बड़ा प्रबल विरोध भी था, संघ को समाप्त करने के प्रयास भी हुए, लेकिन ये सारों के बीच में अपना कार्य अनवरत चलता है। और ये अनवरत चलते चलते दूसरी जो विशेषता है, जो अपने हिंदू समाज का स्वभाव नहीं है, लेकिन संघ ने वो स्वभाव बदला है, वो अखंड है। संघ 1 का 2 नहीं हुआ। हमारे यहां कोई भी कार्य प्रारंभ हुआ उसको 1 के 2, 2 को 4 होते देर नहीं, लेकिन संघ 1 था, 1 है और 1 ही रहेगा। इस सारे कालखंड में ऐसा नहीं है कि कार्यकर्ताओं में अंतर विरोध नहीं आए, कठिनाइयां नहीं आई, भेद नहीं आए, सोच के, विचार के, लेकिन सबको साथ लेके चलने की जिद और सबके साथ चलने की जो संघ की जिद है। संघ 1 का 2 नहीं। किसी की परिस्थिति हो गई, मनस्थिति ऐसी हो गई, कोई छूट गया, लेकिन वो विरोधी नहीं हुआ। संघ में कार्यकर्ताओं ने छूटने वाला व्यक्ति दोबारा से जुड़ जाए इसके लिए प्रयास किया। ये संघ जो है ये अखंड है, सीमलेस है और निरंतर वर्धिष्णु है, लगातार बढ़ रहा है, एवर इवॉल्विंग। हर समय इसके अंदर नई नई बातें ये आती जा रही है। प्रारंभ में केवल शाखा थी, धीरे धीरे करके विविध संगठन आए, धीरे धीरे करके गतिविधियां आई, समाज के साथ मिलकर करने के कार्य आए, लगातार बढ़ते रहने वाला ये कार्य। हर समय अपने कार्य विभाग, गतिविधियां, संघ के काम में नई नई बातें जोड़ना। लेकिन इन तीनों बातों के साथ दूसरी जो संघ की विशेषता है कि 100 साल बाद भी संघ युवा है। ये बूढ़ों का संगठन नहीं है। आमतौर के ऊपर जब पुराना संगठन हो जाता है तो धीरे धीरे करके वहां पर नए कार्यकर्ताओं की प्रक्रिया रुक जाती है, लेकिन संघ के अंदर संघ का वैशिष्ट है, प्रतिवर्ष नए नए कार्यकर्ता नीचे से ऊपर तक अपने अपने दायित्वों के अनुसार आगे बढ़ते चले जाते हैं। हर वर्ष प्रारंभिक वर्ग होते हैं, प्राथमिक वर्ग होते हैं, 1-1.5 लाख नए कार्यकर्ता आते हैं, संघ रिक्शा वर्ग, भी कार्यकर्ता विकास वर्ग 1, 2, शाखा, बस्ती, मंडल, खंड, नगर, प्रांत, अखिल भारतीय, हर स्तर पर लगातार संघ के अंदर ये जो नए नए कार्यकर्ता लाने की प्रक्रिया और उसके जो पीछे भाव है, हर कार्यकर्ता के मन में इच्छा होती है मेरे बनाया हुआ कार्यकर्ता मेरे से आगे निकलना चाहिए। ये जो संघ ने पहले दिन से ये जोड़ा, और दायित्व का महत्व, पद का महत्व नहीं है, ये दायित्व है, भूमिका है, भूमिका कोई छोटी नहीं होती। इसके कारण से संघ में लगातार नए नए लोग आते हैं। आज 100 साल बाद भी संघ युवाओं का संगठन है। और संघ का तीसरा वैशिष्ट्य है, इस सारे 100 वर्ष के अंदर संघ जो है वो संघ है। हमने मूल से कोई समझौता नहीं, लेकिन हम रिजिड भी नहीं। संघ के अंदर एक बहुत लचीला और परिवर्तनशील कार्य का स्वरूप है। इस 100 साल के अंदर 3 बातें ऐसी हैं जिससे हमने कोई समझौता नहीं किया, जिसके कारण मैंने कहा कि संघ संघ है। संघ में कुछ बदला नहीं तो सब कुछ बदल गया। संघ जब शुरू हुआ उसके बाद परम पवित्र भगवा ध्वज, ये जो अपना संघ ने जिसको गुरु माना, इसको छोड़कर बाकी सब कुछ बदला। प्रारंभ में दैनिक शाखा नहीं थी, सप्ताह में 2 दिन लगते थे। प्रारंभ में ऐसी प्रार्थना नहीं थी,
इस 100 साल के अंदर हमारी प्रार्थना बदली, प्रतिज्ञा बदली, गणवेश बदला, कार्यक्रमों का स्वरूप बदला, प्रशिक्षण का स्वरूप बदला, आज्ञाएं बदली, हर चीज बदली है। नहीं बदला तो क्या नहीं बदला? तो केवल 3 बातें नहीं बदली। एक, अपना ध्येय, दूसरा अपना अधिष्ठान और तीसरा अपनी कार्यपद्धति। 3 बातों में कोई अंतर नहीं। अपना अधिष्ठान विचार, भारत एक राष्ट्र है, प्राचीन राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है। ये हमारा अधिष्ठान है, ये कोई नया राष्ट्र नहीं है। हमारा लक्ष्य जो है, संगठित हिंदू समाज के द्वारा ही हम अपने परम वैभव को प्राप्त किए थे। अपने समाज के अंदर कुछ दोष आ गए, कुछ कमियां आ गई, कुछ गुणों का अभाव हो गया। वो दोष दूर होने चाहिए, वो गुण वापस आने चाहिए। एक संगठित विजयशाली हिंदू समाज का चित्र खड़ा होगा, तभी देश के अंदर परिवर्तन आने वाला है। सत्ता के आधार पर नहीं, समाज के आधार के ऊपर। जैसा समाज होगा वैसा ही राष्ट्र जीवन होगा। और इसलिए हम संघ नहीं बना रहे, हम समाज बना रहे। संघ को बड़ा नहीं कर रहे, हम समाज जैसा चाहते हैं वैसा समाज बना रहे हैं। और ये सारा करने के लिए अपनी कार्य पद्धति, सामूहिकता, मिलकर कार्य करना, परिस्थिति परामुक्ता, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, ये जो हमारी कार्य पद्धति है, ये कार्य पद्धति, ये 3 बातें हमने छोड़ी थी, बाकी हमने सब कुछ बदल लिया। सतत चलने चिंतन की प्रक्रिया चलती रहती है। हर समय कुछ नई बातें हम जोड़ते रहते हैं, आवश्यकता के अनुसार कुछ बातें हम छोड़ते भी रहते हैं। ये छोड़ना और जोड़ना, ये संघ में बहुत बड़ा नहीं आता। गणवेश में निक्कर की बजाय पैंट आ गए, कार्यक्रमों के स्वरूप बदल गए, अभी प्रशिक्षण के स्वरूप बदल गए। ये हमें कोई विशेष बात नहीं लगती, संघ में सहज लगता है। कारण यह है, लक्ष्य, विचार और कार्य पद्धति, इस 3 में कोई अंतर नहीं है। संघ तो संघ है। ये जो 100 वर्ष की अपनी संघ की यात्रा है, इसमें 4 पीढ़ी की यात्रा पूरी हो गई है। आज हम ऐसा कहते हैं कि तीसरी पीढ़ी अभी हमारे संघ का अखिल भारतीय स्तर पर, प्रांतों के स्तर पर नेतृत्व कर रही है। चौथी पीढ़ी जिला, विभाग, कुछ प्रांत इसके ऊपर काम कर रही है, नगर, खंड, और 5वीं पीढ़ी तैयार होगी। कुछ समय बाद ऐसा होगा, एक 5-7 साल में चौथी पीढ़ी नेतृत्व करेगी, 5वीं पीढ़ी काम करेगी और 6ठी पीढ़ी तैयार हो जाएगी। ये जो संघ की 4 पीढ़ी हैं, ये चारों पीढ़ियों ने कुछ भूमिका अदा की है। आने वाले 25 वर्ष के अंदर 5वीं और 6ठी पीढ़ी को भी एक भूमिका अदा करनी है। हर पीढ़ी ने क्या किया, ये हमको समझना है। ये चारों पीढ़ी को समझना और 5वीं 6ठी को क्या करना। हर पीढ़ी ने उस समय देश की परिस्थिति अलग थी, संगठन की स्थिति भी अलग थी, इसलिए हमारी भूमिका भी अलग थी, उस पीढ़ी का योगदान भी अलग था। जो देश की परिस्थिति 1950 से पहले थी वो आज नहीं, जो 75 में थी वो 2000 में नहीं थी, जो 2000 में थी वो 2024 में नहीं। संघ की स्थिति भी जो 1950 तक थी वो 1975 में नहीं थी, जो 75 में थी वो लगातार संघ की स्थिति में भी बदल आ रहा है, देश की परिस्थिति में भी बदल आ रहा है। और इसीलिए इसके अनुरूप उस समय की पीढ़ी अपनी भूमिका अदा करती है, अपना योगदान भी करती है। केवल संकेत रूप में पहली 4 पीढ़ी ने क्या किया ये बताऊंगा, और ज्यादा फिर हमको क्या करना है इसकी चर्चा करना है। पहली पीढ़ी जो थी, डॉक्टर साहब ने तो संघ की एक संकल्पना दी थी ना, संगठित हिंदू समाज, भारत एक राष्ट्र है, प्राचीन राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है। इस कन्विक्शन के आधार पर और एक संगठित हिंदू समाज का चित्र खड़ा करते हुए, एक विजयशाली समाज का चित्र खड़ा करते हुए, धर्म के आधार पर परम वैभव का स्वरूप खड़ा करना, यह संकल्पना है।
संकल्पना से कुछ होता नहीं है। संकल्पना के साथ कार्य का स्वरूप कैसे होगा, कार्यकर्ता निर्माण की प्रक्रिया कैसे होगी, ये सारा करने के लिए कार्यक्रम कैसे होंगे। कोई भी काम चलाना है तो कुछ रीति नीति परंपराएं खड़ी करनी पड़ती है, कुछ पद्धतियां खड़ी करनी पड़ती हैं। तो संघ की पहली पीढ़ी ने ये सब काम किया। ये जो आज हम देख रहे हैं गुरु दक्षिणा की पद्धति, अद्भुत पद्धति है। इतना बड़ा संघ हो गया, किसी पे निर्भर नहीं है। हम झुके नहीं, हम रुके नहीं, कारण संघ स्वावलंबी है। ये जो संघ के कार्य के प्रचारक रचना खड़ी हुई, अगर ये प्रचारक की रचना नहीं होती तो सारे देश में कार्य का विस्तार होने वाला नहीं था। अपनी जेब से पैसा खर्च करके समाज का काम करना, ये आज हमको बड़ा संघ में सहज लगता है। हमारा कर्मचारी, अध्यापक, किसान, मजदूर अपनी जेब से पैसा खर्च के अपना वर्ग, शिविर, प्रभाव सब करता है। संघ में बड़ा सहज लगता है, समाज में कोई सोच नहीं सकता। ये परंपरा खड़ी हुई है। हमारे गृहस्थी कार्यकर्ताओं ने प्रारंभ से परंपराएं खड़ी की। ये संघ की बैठक, प्रशिक्षण, ये जो पहली पीढ़ी थी, इसने ये जो रीति नीति परंपरा, कार्य का स्वरूप, कार्य पद्धति की निश्चिति, ये जो आज हम संघ देख रहे हैं, ये वास्तव के अंदर उसका जो बहुत बड़ा काम है। 1939 तक आते आते सिंधी की बैठक के बाद सारे देश के अंदर अपनी प्रतिज्ञा, प्रार्थना, शाखा, ये जो आज हम सब सुनते हैं, प्रशिक्षण, उत्सव, ये सब बातें उस समय तय। और पहली पीढ़ी ने सारे देश के अंदर कार्य का बीजारोपण भी किया। सब जगह समान कार्य नहीं हुआ, लेकिन कार्य का बीजारोपण पूरे देश में हो गया, राष्ट्रव्यापी कार्य हो गया, अखिल भारतीय कार्य हो गया। राष्ट्रव्यापी नहीं कहना चाहिए, अखिल भारतीय कार्य का स्वरूप हो गया। कुछ स्थानों पर दिखने लायक काम भी हो गया। वो कठिन काम था, स्वाधीनता का संघर्ष चल रहा था, उसमें भी स्वयं से भूमिका अदा कर रहे थे। विभाजन के समय बहुत बड़ी चुनौतियां थी, उसका भी मुकाबला कर रहे थे। और संघ का काम भी हमने अखिल भारतीय किया, रीति नीति परंपराएं भी खड़ी की। वो समय ऐसा था, संघ कुछ कर सकता है, कुछ सोचता ही नहीं था, भयंकर उपेक्षा थी। अभी वो सब बताने की बातें नहीं है, कितनी कठिनाइयों में से लोगों ने काम किया, आज हम समझ नहीं सकते उसको। लेकिन 1950 तक आते आते पहली पीढ़ी ने जो भूमिका अदा की, सारे देश के अंदर एक दिखने वाला अखिल भारतीय कार्य का स्वरूप खड़ा हो गया। और उसके बाद सारे देश के अंदर आजादी के बाद देश को आगे बढ़ाने की भी चुनौती थी। देश का बहुत कठिन क्षण था 47 से 75 के बीच में। 47 के अंदर ही युद्ध हुआ, फिर 62, फिर 65, फिर 71, फिर विभाजन की विस्थापन, युद्ध, आपदा, ये सब हमारी ये जो दूसरी पीढ़ी थी, उस दूसरी पीढ़ी को ये सारी परिस्थिति देश की थी, इसमें अपनी भूमिका तो अदा करनी थी। लेकिन एक और चुनौती भी थी, संघ का जबरदस्त विरोध भी प्रारंभ हो गया। देश के अंदर बहुत सारी ताकतें ऐसी थी, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, उस समय सत्ता में बैठे हुए लोग कांग्रेस के, उनको लगता था कि संघ का कार्य ऐसे ही बढ़ता चला गया तो कल हमारे लिए चुनौती हो सकता है, इसलिए संघ को समाप्त करो। संघ पर 48 में प्रतिबंध लगा, 75 में लगा। ये जो सारा वो जो कालखंड था, उस कालखंड के अंदर अपने कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम किया, उसके कारण से 3 काम हो गए। एक, पहला काम हो गया, संघ का कार्य राष्ट्रव्यापी हो गया। कार्य पद्धति पर निष्ठा और विश्वास, नेतृत्व पर विश्वास, संघ का कार्य ईश्वरीय कार्य है, ये विश्वास, ये तीनों बातों के आधार के ऊपर जबरदस्त विरोध था, उसकी परवाह ना करते हुए लोग काम करते चले गए। 1972 तक आते आते लगभग देश के सब जिलों में कार्य पहुंच गया। संघ का कार्य राष्ट्रव्यापी हो गया। अखिल भारतीय तो हो गया था, लेकिन हर जिले तक हम पहुंच गए। उस 25 वर्ष के अंदर संघ के स्वयंसेवकों ने जो काम किया, आपदा में, युद्ध में, संघ की पहचान बन गई, देशभक्ति। जहां भी देश में संकट होगा, वहां संघ का स्वयंसेवक सबसे पहले जाकर खड़ा हो जाएगा। निस्वार्थता, कुछ स्वार्थ नहीं, नाम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए,
ये जो संघ की पहचान है, अनुशासन, आज्ञा पालन, ये जो हमारी दूसरी पीढ़ी थी उसने समाज के अंदर जो काम किया उसके कारण से संघ की एक पहचान बन गई। संघ यानी राष्ट्रहित सर्वोपरि, देश पहले, बाकी सब बातें बात। और आपातकाल के अंदर अपने स्वयंसेवकों ने जो काम किया उसके कारण से वो जो उपेक्षा थी, वो विरोध में जो बदल गया था, वो विरोध समाप्त हो गया। सारे समाज के अंदर एक अनुकूलता का वातावरण बन गया। आपातकाल के बाद सारे देश के अंदर संघ के प्रति एक अनुकूलता हो। संघ की जो तीसरी पीढ़ी थी, ये जो अनुकूलता थी, इस अनुकूलता के अंदर उसने अपने काम की गति बढ़ा दी। आखिर तो हम संघ नहीं बना रहे थे, समाज बनाना था। समाज बनाना था तो हमको राष्ट्रव्यापी से समाजव्यापी होना। वो जो राष्ट्रव्यापी से समाजव्यापी होना है, वो हमने एक समाजव्यापी विस्तार की योजना बनाई। बहुत बड़ी मात्रा में जनजाति क्षेत्रों में कार्य, वनवासी कल्याण आश्रम, हमारे इस असम क्षेत्र के अंदर कार्य पूर्वोत्तर भारत में बहुत कम था। इसके लिए विशेष कार्यकर्ता भेजना, इसके लिए प्रयास करना, सारे देश के अंदर हिंदुत्व का वातावरण बनाने के लिए अनेक यात्राएं, एकात्मता यात्रा, सबको जोड़ना, श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन, 1985 में संघ के 60 साल हुए, अनुकूलता थी, हर गांव तक काम पहुंचना चाहिए, तो एक बहुत बड़ा हमने संघ के 60 वर्ष होने पर व्यापक संपर्क अभियान लिया। उस कालखंड के अंदर 1,30,000 गांव तक पहुंचे। पहली बार संघ 1 लाख गांव से ज्यादा संपर्क करने के लिए पहुंचा। 1989 में डॉक्टर साहब की जन्म शताब्दी आ गई, 2.5 लाख गांव तक गए। 2000 के अंदर संघ के 75 वर्ष पूरे हुए तो हमने उसको और मौका बनाया, सारे देश के अंदर राष्ट्र जागरण अभियान चलाया, 4 लाख से ज्यादा गांव में थे। ये जो संघ के काम का ये जो बड़ा समाज व्यापी विस्तार है, ये जो व्यापक संपर्क दिखाई देता है, ये हमारी तीसरी पीढ़ी ने किया। संघ के अंदर भी नई नई बातें जोड़ी गई, सेवा विभाग, प्रचार विभाग, संपर्क विभाग। पहले केवल शारीरिक, बौद्धिक और व्यवस्था, ये 3 ही रहते थे। 3 के 6 हो गए। 1989 के बाद 94 में संपर्क विभाग, प्रचार विभाग जुड़ा, सेवा विभाग जुड़ा। ये संघ में नए नए कार्य विभाग जुड़ने प्रारंभ। उसी कालखंड के अंदर धर्म जागरण, सामाजिक समरसता, ग्राम विकास, ये 3 गतिविधियां भी शुरू हो गई। इनके भी कार्य प्रारंभ हो गए, इनके भी प्रयोग प्रारंभ हो गए। और इस तीसरी पीढ़ी ने ये जो हर जिले तक 72 में कार्य पहुंचा था, 2000 तक आते आते देश के अधिकांश हिस्सों में लगभग हर नगर खंड तक कार्य को पहुंचा दिया। नगर खंड तक अपना कार्य पहुंचा और इसके कारण से सारे देश के अंदर ये जो हिंदुत्व का वातावरण बना, बार बार गांवों में हम जा रहे थे, उसके कारण से समाज के लोगों को संघ को निकट से देखने का मौका मिला। उनको ध्यान आया ये जो विरोधी बोलते हैं ये तो वो नहीं है। उसके कारण से सारे देश के अंदर वो जो अनुकूलता थी वो स्वीकार्यता में बदल गई। 2000 के बाद ये जो संघ की चौथी पीढ़ी है, इस चौथी पीढ़ी ने इस स्वीकार्यता के अंदर अपने कार्य का अगला चरण शुरू किया। पूज्य रज्जू भैया अपने बौद्धिक वर्गों में कहा करते थे, 96, 97, 98, उस समय अपने पूज्य सरसंघ के अलग थे, 94 से 2000 तक वो कहा करते थे कि जिस दिन संघ और समाज की सज्जन शक्ति ये एक वेवलेंथ पर आ जाएगी, एक समान सोच के स्तर पर आ जाएगी, मिलकर काम करना प्रारंभ कर देगी, उस दिन हिंदू समाज की शक्ति खड़ी हो जाएगी, समाज खड़ा हो जाएगा, समाज का परिवर्तन है। ये जो संघ और समाज की सज्जन शक्ति, इसको एक वेवलेंथ पे लाना। मैंने बताया ना, हम संघ बनाने नहीं चले थे, हम क्या बनाने चले थे? समाज। ये जो समाज बनाने का काम है, संघ ने पक्का माना कि संघ की भूमिका सबको जोड़ने की है। नेतृत्व कौन करेगा? तो समाज। सारे देश के अंदर समाज के धार्मिक नेतृत्व, सामाजिक नेतृत्व, जाति बिरादरियों के नेतृत्व, समाज के पढ़े लिखे लोगों के, प्रबुद्ध लोगों के नेतृत्व,
पिछले 25 वर्षों के अंदर हमने अपने स्थान के ऊपर सामाजिक सद्भाव बैठ के, सज्जन शक्ति जागरण, अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं। गुरु जी की जन्म शताब्दी में प्रबुद्ध वर्ग के कार्यक्रम, सज्जन शक्ति के कार्यक्रम, समाज के नेतृत्व को आगे रखते हुए खंड नगर पे हिंदू सम्मेलन, हमने अपने यहाँ भी 20-25 वर्षों के अंदर जनजातीय नेतृत्व, समाज का नेतृत्व, कितने कार्यक्रम किए। धीरे धीरे करते करते पिछले 20-25 वर्षों के अंदर आज हम कह सकते हैं समाज की सज्जन शक्ति और संघ ये एक वेवलेंथ पर आ गई। और उसका परिणाम है कि आज हम कह सकते हैं कि ये चौथी पीढ़ी ने वो जो राष्ट्रव्यापी समाजव्यापी कार्य था, उस कार्य की गति को भी बनाए रखा। खंडों से आगे मंडल बस्तियों तक काम की दिशा को लेकर गए, लेकिन इसके साथ साथ समाज का नेतृत्व सारा जुड़ने के कारण से आज संघ और समाज एक ढंग से सोचना प्रारंभ हो। जैसा हम सोचते हैं वैसा समाज सोचता है। समाज के केंद्र में संघ आकर खड़ा हो गया। संघ और समाज मिलकर काम करे, इसके लिए समाज की मानसिकता बनती है। वो केवल हमारे कार्य का समर्थन नहीं करते, हमारे साथ मिलकर कार्य करने के लिए भी तैयार है। ये जो सारी स्थिति है, तो इस सारी स्थिति के अंदर हमको अब क्या करना है? मैंने बताया थोड़े दिनों बाद चौथी पीढ़ी नेतृत्व करेगी, पांचवी पीढ़ी प्रत्यक्ष काम करेगी, छठी पीढ़ी जो है वो आगे तैयार होगी, वो सहयोग करेगी सारा से। इस समय के अंदर आने वाले 25 वर्षों में हमको क्या करना, और उसके लिए शताब्दी वर्ष तक भी कुछ बातें करना। ऐसा जब विचार करते हैं तो 4 बातें ऐसी हैं जो हमारे संगठन के अंतर्गत की चुनौतियां हैं। क्योंकि करना किसको है, तो संगठन की एक भूमिका है। 100 साल का अपना संगठन है, उसके लिए संगठन के अंदर कुछ बातें जोड़नी है, कुछ बातें छोड़नी है, कुछ बना के रखनी है। जब आयु बढ़ती है, यश बढ़ता है, अनुकूलता बढ़ती है, तो उसके कारण से कठिनाइयां भी आती हैं। तो 4 हमारी अंतर्गत चुनौतियां हैं जिनको हमको पार करना है, जिनको हमको दूर करना है। ये हम सबको स्पष्ट होना चाहिए। 5 करने के काम है जो हमको आने वाले 25 वर्षों के अंदर करने हैं। इसकी कल्पना में आपको करूं। पहला जो हमारा करने का काम है, जो संगठन के अंतर्गत हमारा काम है, पहली पीढ़ी ने अखिल भारतीय कार्य किया, दूसरी पीढ़ी ने राष्ट्रव्यापी कार्य किया, तीसरी पीढ़ी ने समाजव्यापी किया, चौथी पीढ़ी ने संघ और सज्जन शक्ति को एक स्तर पे लाकर खड़ा कर दिया। अभी हमको क्या करना है? आज हम राष्ट्रव्यापी हैं, समाजव्यापी हैं, लेकिन हमको सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी होना है। अभी हम राष्ट्रव्यापी और समाजव्यापी हैं, देश के लगभग हर नगर खंड तक है, एक 50% मंडल बस्ती तक ही अपना कार्य पहुंचते, लेकिन वी हैव टू बिकम ए मूवमेंट ऑफ 100%, 100% का कार्य बनना है। ये जो आंदोलन है, ये 100% हिंदू समाज का आंदोलन बनना चाहिए। और इसके लिए अब जो हम कार्य विस्तार की योजना बनाते हैं, जिसकी चर्चा आप कल से कर रहे हैं, उसका सूत्र है टू रीच द अनरीच। अब हम जब विस्तार का विचार करते हैं तो जहां हम नहीं पहुंचे वहां तक पहुंचने का विचार करना। ये जो वहां तक पहुंचने का विचार करना, तो इसकी दृष्टि क्या है? तो 3 बातों का विचार हमको सतत करना पड़ेगा कार्य विस्तार का विचार करते समय। पहला है भौगोलिक दृष्टि से। सारे देश के अंदर हमने एक इकाई बनाई है, प्रांत, जिला, खंड, नगर, और खंड में मंडल और ग्राम, नगर में बस्ती और उपबस्ती या मोहल्ला। धीरे धीरे करके अपना कार्य क्या है, हर बस्ती मंडल तक शाखा हो जाए, मंडल के अंदर हर गांव तक अपना संपर्क, कुछ ना कुछ कार्य का स्वरूप, बस्ती के अंदर भी हर मोहल्ले में स्वयं से हर घर का संपर्क। ये जब होगा तो हम सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी होंगे। सर्वव्यापी होंगे यानी हमारा स्वयंसेवक नगर के हर मोहल्ले तक हो गया। सर्वस्पर्शी होंगे यानी वो स्वयंसेवक का हर घर तक संपर्क हो गया। हर मंडल में एक शाखा होगी तो उसका
शाखा के आधार पर हर गांव में अपना संपर्क होगा। धीरे धीरे करके गांव में जब कुछ ना कुछ कार्य का स्वरूप खड़ा होगा, वहां कुछ स्वयंसेवक होंगे, कुछ जागरण टोली होगी, तो उस गांव के हर घर तक हम पहुंचेंगे। तो आने वाले समय के अंदर हमको विचार करना, जिले को विचार करना और खंड को विचार करना, कितने मंडल ऐसे हैं जहां अभी हम पहुंचे नहीं। मंडल के कार्यकर्ता को सोचना कितने गांव ऐसे हैं जहां हमारा संपर्क नहीं है। नगर के कार्यकर्ता को सोचना कि कितनी बस्ती ऐसी है जहां अभी अपना कार्य नहीं है। बस्ती के कार्यकर्ता को सोचना कितने मोहल्ले ऐसे हैं जहां अभी हमारे स्वयंसेवक नहीं है। ये जो कार्य विस्तार की दिशा है, हर स्तर के ऊपर हमको सूत्र है टू रीच द अनरीच। कोई भी कोना ऐसा नहीं रहेगा जहां पर अपना संघ का व्याप्त और संघ का संपर्क नहीं होगा। ये पहला है भौगोलिक विचार करने का विषय। दूसरा है समाज के कुछ वर्ग छूट गए जिनमें हमारा काम नहीं है। हमारा काम हर बस्ती में, हर मोहल्ले में, लेकिन हाथ का काम करने वाले संघ में कितने आते? तो नगरों के अंदर श्रमिकों में कार्य है क्या? कृषि मजदूरों में कार्य है क्या? हम महाविद्यालय विद्यार्थी में काम करते हैं, लेकिन उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों में है क्या? अपने को समाज के अंदर वर्ग सोचना, किन वर्गों में कार्य नहीं है। हर बस्ती में कार्य है, लेकिन समाज के प्रबुद्ध वर्ग में कार्य है क्या? समाज के कुछ जाति वर्ग ऐसे हैं क्या जिनमें अभी अपना कार्य जैसा चाहिए वैसा नहीं है? तो हर स्तर के ऊपर इस बात का विचार करना कि समाज के कौन से वर्ग, कौन से व्यवसाय ऐसे हैं जो छूट गए, जिनमें अभी हमारा काम ये नहीं है। शाखा लगती है गांव के अंदर, गांव के 10 मोहल्ले हैं, 10 के 10 मोहल्लों में सुनसे क्या क्या, हर जाति बिरादरी में सुनसे क्या क्या, समाज के हर वर्ग में सुनसे क्या क्या, ऐसा विचार है। और तीसरी विचार का विषय है हर आयु वर्ग में काम। शिशुओं में कार्य, बालों में कार्य, तरुणों में कार्य, महाविद्यालय विद्यार्थी में कार्य, तरुण व्यवसायी में कार्य, प्रौढ़ व्यवसायी में कार्य। ये जो आयु वर्ग के अनुसार काम है, सब आयु वर्गों में काम चाहिए। हर आयु वर्ग की अपनी भूमिका होती है। हर आयु वर्ग के काम का स्वरूप अलग अलग होता है। एक ही शाखा में सब आयु वर्ग नहीं आते, एक ही शाखा में सब नहीं आते। तरुण व्यवसायी, प्रौढ़ व्यवसायी, विद्यार्थी, महाविद्यालय विद्यार्थी, कम से कम 4 तो अपने कार्य के स्वरूप खड़े करने पड़ेंगे ना। और इसीलिए ये जो सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी की चुनौती को पार करना है, तो हमको भौगोलिक दृष्टि से विचार करना होगा, समाज के हर वर्ग की दृष्टि से विचार करना होगा, हर आयु वर्ग की दृष्टि से विचार करना होगा। जब हम योजना बनाने बैठते हैं, तो योजना बनाते समय हमको थोड़ा बारीकी से विचार करना, नहीं तो क्या होगा, कुछ समय बाद ध्यान में आएगा किसी क्षेत्र में काम बहुत बढ़ जाएगा, समाज के कुछ वर्गों में काम ज्यादा हो जाएगा, कुछ वर्ग बिल्कुल ही छूट जाएंगे, प्रांत में कुछ जिले कमजोर रह जाएंगे, जिले में कुछ खंड कमजोर रह जाएंगे, खंडों में कुछ मंडल छूट जाएंगे, मंडल में कुछ गांव छूट जाएंगे, नगर में कुछ समाज के वर्ग छूट जाएंगे, कुछ आयु वर्ग ऐसे होंगे जिसके अंदर अपना कार्य नहीं होगा। ऐसा आपने को समग्रता से सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी कार्य का विचार करने की आदत डाली। दूसरी बात जो हम सब लोगों के विचार करने की है, वो है कार्यकर्ता की गुणात्मकता। पिछले दिनों युवा कार्यकर्ता विकास की चर्चा हुई। ये कल्पना क्या, ये समझना चाहिए। ये 100 साल की यात्रा में हम यहां तक किसके आधार पर पहुंचे? पूज्य गुरुजी कहा करते थे, उत्तम साध्य की प्राप्ति करनी है तो साधन भी उत्तम चाहिए। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो साधन भी वैसा चाहिए। और संघ ने प्रारंभ से साधन क्या माना? हमने साधन पैसे को नहीं माना, वाहन को नहीं माना, कार्यालय को नहीं माना, हमने साधन कार्यकर्ता माना। परम पूज्य डॉक्टर साहब के समय से हमने जो विचार किया वो केवल एक बात का विचार किया, वो कार्यकर्ता। ये जो कार्यकर्ता है, ये कार्यकर्ता की गुणात्मकता, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कार्यकर्ता के अंदर प्रामाणिकता, हम जो करते हैं वो बोलते हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं, जितना करते हैं उतना ही बताते हैं। हम प्रामाणिक हैं,
हमारे करना और बोलना उसमें दो नहीं हो सकता। निस्वार्थता, किसी भी कोने के अंदर स्वार्थ छू नहीं जाए। 25, 30, 40 साल बाद कभी मन में सवाल आया कि मुझे संघ में आने से क्या मिला, ये आ गया तो समझ लो कि सुनसे की साधना समाप्त हो गई। जिंदगी पर देना ही देना है, यहां लेने नहीं आया। अनुशासन, आज्ञा पालन, मेरा फैसला मैं नहीं करूंगा, मेरी भूमिका दूसरे तय करेंगे। संघ के प्रति पूर्ण समर्पण, जो संघ कहेगा वो मैं करूंगा। ये जो व्यक्तिगत मान सम्मान इन सब से ऊपर उठकर, पदों की आकांक्षा से ऊपर उठकर, ये निस्वार्थता, प्रामाणिकता, अनुशासन, आज्ञा पालन, ये संघ के आधारभूत गुण हैं। अभी सब प्रमुख कार्यकर्ता समाज की परिस्थिति, बड़े बड़े काम, इन सब में लगे रहते हैं। आने वाली पीढ़ी के अंदर ये सब गुण आएंगे क्या? एक समय संघ का नाम नहीं था, आजकल नाम होता है। आजकल स्वागत और जय जयकार होती है। अभी वातावरण ऐसा है, बहुत सहज लोग संघ के लिए कुछ भी करने को तैयार है। किससे पैसे लेना, किससे नहीं लेना, किसका सहयोग लेना, संघ अपनी गुणदक्षिणा पर चलेगा, या ये जो बातें हैं सारी, ये आने वाले समय के अंदर ये कार्यकर्ता की गुणात्मकता ये रहेगी क्या? और एक समय केवल हमको शाखा ही चलानी थी। अभी हमने कार्य का प्रशिक्षण का स्वरूप बदला ना, कार्यकर्ता विकास वर्ग 1, 2, जागरण श्रेणी के प्रशिक्षण, ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी इसलिए कर रहे हैं कि अब हमारी भूमिका बदल रही है। अभी संसद को बहुत काम करना है, जितने तरह के काम करने हैं उस तरह का प्रशिक्षण चाहिए। अभी हमारे पास संख्या बहुत है, लेकिन जो हमारी भूमिका है, घर वापसी का काम करना है, ग्राम विकास का काम करना है, समाज का विमर्श, जितने तरह के काम करने हैं उतने तरह के प्रशिक्षण चाहिए ना। अभी कार्यकर्ता एक समय संघ का कार्यकर्ता, यानी हमको केवल एक ही काम करना था, व्यक्ति निर्माण, कार्य का विस्तार, कार्य का दृढ़ीकरण, इतना ही करना था। अभी ऐसा नहीं है। अभी हमारी भूमिका, हम अपने लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में बदल रहे हैं। अभी हमको बहुत तरह के काम करना है। जितनी तरह के काम करने हैं वो करने के लिए उतनी मात्रा में हमारे पास कार्यकर्ता है क्या? जो कार्यकर्ता है वो उन गुणों के है क्या? तो अब अपने कार्यकर्ता के अंदर मूलभूत गुण भी चाहिए और कार्य की आवश्यकता के अनुरूप कार्य उपयोगी गुण भी चाहिए। जो कार्य करना है वो उस प्रकार के कार्य करने के गुण चाहिए उसके अंदर। और इसीलिए कार्यकर्ता की गुणात्मकता ये महत्व का विषय है। तीसरा विषय है कार्य की गुणात्मकता। केवल कार्य का विस्तार हो गया लेकिन गुणवत्ता समाप्त हो गई। संघ का वैशिष्ट्य है ना व्यवस्था, छोटी छोटी बातों का विचार करना, पूर्व योजना, पूर्ण योजना। आजकल बहुत कार्यक्रम होते हैं, बहुत बैठकें होती हैं, एक के बाद एक होती है। तो धीरे धीरे करके ऐसा तो नहीं हो जाएगा, हमारा सौभाग्य हो जाएगा कि व्यवस्था होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। हमारा जो भी काम होगा, जहां पर भी होगा, वो व्यवस्था यानी परफेक्ट ऐसा होगा क्या? अभी अपने कार्य की गुणात्मकता बनानी है तो प्रशिक्षण, उत्सव, कार्यक्रम जैसे चाहिए वैसे खड़े करना। और ये सारे कार्यक्रमों के दबाव में संघ का जो वैशिष्ट्य है, हमारे कार्य का स्वरूप क्या हुआ है? परिवार भाव। ये परिवार भाव बना रहेगा क्या? अपनापन, आत्मीयता, एक एक स्वयंसेवक की चिंता, उसकी संभाल करना, अनौपचारिकता, परस्पर मिलना जुलना, गपशप, कोई भी किसी से मिल सकता है, ये संघ की विशेषता है। तो ये जो संघ है, ये जो संघ के कार्य की गुणात्मकता है, पूर्व योजना, पूर्ण योजना, अनौपचारिकता, परिवार भाव, संघ के अंदर आवश्यक प्रशिक्षण, ये सब बातें संघ के कार्य की 100 साल की यात्रा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपनी नित्य शाखा की है। जिद्द से शाखा 365 दिन शाखा पर आने वाला स्वयंसेवक, किसी भी परिस्थिति में मैं शाखा पर आऊंगा, ये शाखा
की उपस्थिति, शाखा की नियमितता, अगर मिलन चलता है तो मिलन की गुणवत्ता, ये सब रहेगी क्या? तो अपने को विचार करने का संगठन के अंतर्गत जो विषय तीसरा है वो है कार्य की गुणात्मकता। केवल कार्य का विस्तार नहीं, कार्य की गुणात्मकता भी चाहिए, कार्यकर्ता की गुणात्मकता भी चाहिए, कार्य की गुणात्मकता भी चाहिए। और इसी प्रकार से चौथी बात है, ये 100 साल के अंदर हमने जो काम किया, अब अपने पास 4 तरह की शक्ति हो गई है। हमको एक बात समझना है, संघ की शक्ति यानी हमारे शाखा मिलन मंडली नहीं, हमारा केवल नित्य शाखा आने वाला स्वयंसेवक नहीं। आज हमारे पास 4 प्रकार की शक्ति है। एक है नित्य शक्ति, जो सक्रिय है, जो शाखा पर आती है, कार्यक्रमों में आती है। दूसरी है सुप्त शक्ति, वो प्रतिदिन शाखा नहीं आती है, हमारी सूची में है, बुलाने पर आती है, कोई आवश्यकता होती है साथ जुड़ जाती है, कोई कार्यक्रम आता है वो लग जाती है। हमने निधि समर्पण अभियान किया, वो सक्रिय हो गए। अक्षत वितरण का कार्यक्रम किया, वो सक्रिय हो गए। एक बड़ी सुप्त शक्ति है हमारे पास, जितने स्वयंसेवक संघ की शाखा में है उससे ज्यादा सुप्त शक्ति, 4 पीढ़ी हो गई। तीसरी है समाज की एक उत्सुक शक्ति, संघ का वातावरण बन गया, बहुत लोग संघ से जुड़ना चाहते हैं। वो आपको सब जगह अनुभव आता है, कहीं पर भी आप कोई कार्यक्रम कर लो, जिनको बुलाना चाहो वो जितने सोचते हैं उससे ज्यादा आते हैं लोग। क्यों? संघ से जुड़ने के लिए तैयार। कितने लोग आते हैं सदस्यता करनी है। हमारे यहाँ वो जो ज्वाइन RSS हमने संघ की वेबसाइट पर शुरू किया हुआ है, 15-20 हजार हर महीने आ जाते हैं, 3-4 हजार बहनें ही आ जाती हैं उसके अंदर। सारे समाज के अंदर एक बहुत उत्सुकता का वातावरण है, जिसके मन में समाज के लिए कुछ करने की इच्छा है वो संघ से जुड़ना चाहते हैं। समाज के हर स्तर के लोग जुड़ना चाहते हैं संघ के साथ। ऐसे सारे लोगों को हम जोड़ पाएंगे क्या? और चौथी है समाज की सज्जन शक्ति, एक बड़ी सज्जन शक्ति कि जो इतना बड़ा सब नेतृत्व हमारे संपर्क में आ गया ना, ये सब संघ के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। किसी के पास जाओगे वो समाज के प्रश्नों पर चिंतित है। ये जो चारों प्रकार की ताकत है, ये चारों प्रकार की ताकत को संघ अपनी रचना में ला पाएगा क्या? अभी हमको अपना कार्य का परिस्थिति बदल गई ना, अनुकूलता स्वीकार्यता में बदल गई, समाज में करने के काम बहुत है। ये चारों तरह की शक्ति को साथ लेकर काम करने की आदत बनानी पड़ेगी, स्वभाव बनाना पड़ेगा। और इसलिए मैंने कहा कि अपने संगठन के अंतर्गत 4 चुनौतियां हैं। ये 4 काम है जो अपने संगठन के अंदर हमको विचार करने हैं। जब भी आप विचार करेंगे अपने स्थान के ऊपर, आप अपनी योजना बैठक करते हैं, समीक्षा करते हैं, तो उसका आधार क्या है? सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी कार्य का स्वरूप। दूसरा कार्यकर्ता की गुणात्मकता, तीसरा है कार्य की गुणात्मकता, और चौथा है नित्य शक्ति, सुप्त शक्ति, सज्जन शक्ति, उत्सुक शक्ति। ये चारों प्रकार की शक्तियों को जोड़कर हम अपनी रचना में ला पाएंगे क्या? सबको जोड़ने की हमारी स्थिति होगी क्या? इसके लिए हमको विचार करना पड़ेगा सर। अभी हमको काम करने का, सोचने का तरीका थोड़ा अलग ढंग से सोचना पड़ेगा। शाखा जगत में हमारी ताकत क्या है? तो अपनी शाखा पर आने वाले कितने हैं, सुप्त शक्ति कितनी है, उत्सुक शक्ति कितनी है, समाज का नेतृत्व कितना है, ये सब बातों का विचार करके हम योजना बनाते हैं। तो ऐसा अपने को सोचने का तरीका बदल, करने के काम क्या है? ये जो रोजाना हम अपनी प्रार्थना के अंदर बोलते हैं, विजेत्री जना सहता कार्य शक्ति विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम परम वैभवन नेतु मेत स्वराष्ट्रम। ये हमको करना है। तो ये जो पहले 2 बातें हैं, विजयशाली संगठित समाज और धर्म के आधार पर समाज जीवन की रचना, ये आने वाले 25 साल में हमको करना है, जिसके आधार के ऊपर और आने वाले 25-50 साल में राष्ट्र का परम वैभव का स्वरूप खड़ा होगा। ये काम क्या है? तो 5 काम करने के हैं। पहला है समाज का आचरण और स्वभाव बदलना। वातावरण बन गया है, आचरण स्वभाव नहीं बदला, आदत नहीं बदली। और इसीलिए पूज्य सरसंघ चालक जी ने
पिछले दिनों अनेक बार अपने बौद्धिक वर्गों में भी आह्वान किया, संघ ने भी विचार किया कि जो पंच परिवर्तन की बात चली है, ये समाज का आचरण स्वभाव बदलना। समाज में ये 5 बातें आनी चाहिए। स्वदेशी से ओतप्रोत समाज राष्ट्र का जीवन, नागरिक कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्ध, सामाजिक समरसता युक्त आचरण, मूल्य आधारित परिवार और पर्यावरण केंद्रित जीवन की शैली। ये जो 5 बातें हैं, ये जो पंच परिवर्तन की बात है, ये समाज का आचरण स्वभाव बदलना है। ये जो संगठित हिंदू समाज है ना, वो यही है। ये 5 बातें समाज में आ गई तो समाज संगठित हिंदू समाज हो गया, स्व के आधार पर सोचने वाला हो गया, तो हिंदुत्व का भाव हो गया। जीवन के अंदर स्वदेशी, समाज के अंदर देशभक्ति, नागरिक कर्तव्य समाज जीवन के अंदर हो गए तो अपने आप समाज व्यवस्थित हो गया, अनुशासित हो गया। समरसता युक्त आचरण हो गया तो संगठित हो गया समाज। मूल्य आधारित परिवार हो गए तो परिवार के अंदर संस्कार की व्यवस्था बन गई तो समाज संस्कारित हो जाएगा। ये जो समाज का आचरण स्वभाव बदलना है, ये 5 बातें जो हैं, ये समाज का आचरण स्वभाव बदलना है। ये हमारा पहला काम है जो करने वाले कार्य हैं। दूसरा है समाज के प्रश्नों का समाधान। समाज में पिछले 75 वर्षों में आजादी के बाद हम बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी भी समाज के अंदर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अनेक प्रश्न हैं। 6 बातें सबको मिलेंगी क्या? भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार, सुरक्षा और रोजगार। ये 6 बातें सबके पास आनी चाहिए। ये 6 बातें सबको मिले, हर एक के पास मनुष्य है ना, भोजन, कपड़ा, मकान, ये तो न्यूनतम पहली बात है। शिक्षा सबको चाहिए, स्वास्थ्य सबको चाहिए, संस्कार ये सबके लिए चाहिए, रोजगार ये सबको चाहिए, सुरक्षा ये सबको चाहिए। ये जो 6 बातें हैं, ये समाज के हर व्यक्ति को मिले, ये हमारी कल्पना है। इसके लिए अब हमको काम करना है। कौन से वर्ग ऐसे हैं, कौन पिछड़ गए, धीरे धीरे करके हर व्यक्ति के पास ये सब बातें आ जाए। इसके लिए समाज को क्या करना, तंत्र को क्या करना, मिलकर क्या करना, ये सब सोचना पड़ेगा। तीसरी बात है समाज की चुनौतियों का उत्तर। 1000 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। इस्लाम, इवेंजेलिकल चर्च, समाज के अंदर पिछले 100 वर्षों के अंदर कम्युनिज्म का जो विचार आया, धीरे धीरे करके दुनिया के अंदर ग्लोबल मार्केट फोर्सेस जो बढ़नी शुरू हुई, ये जो अमेरिकनिज्म का विचार है, जो बहुत बड़ी मात्रा के अंदर जिसकी कल्पना नहीं रहती, कैपिटलिज्म बोलते हैं, इंडिविजुअलिज्म कहते हैं, ये जो विचार है, ये चारों शक्तियां ये भारत को बड़ी चुनौती मानती है। ये चारों चुनौतियां ये मानती है कि दुनिया में हमको सफल होना है तो हमारी सबसे बड़ी चुनौती भारत है। 1000 साल से हम इनसे लड़ रहे हैं। पहली बार 1000 साल में हम प्रभावी हुए। ये चारों शक्तियों को लगना शुरू हो गया है कि इसी प्रकार से ये संघ का काम, हिंदू समाज आगे बढ़ता चला गया तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। आने वाले समय के अंदर एक जबरदस्त संघर्ष होगा। ये सारी शक्तियां मिलकर जहां इनकी ताकत है वो सब तरह के प्रयास करेंगे। धीरे धीरे करके हिंदू समाज के अंदर मुस्लिम आक्रामकता, मतांतरण, जहां कन्वर्जन हो रहा है, जहां मुस्लिम आक्रामकता है, समाज में अनेक ये सारी शक्तियां मिलकर समाज को बांटने की कोशिश कर रही हैं। जनजाति, गैर जनजाति के अंदर अनुसूचित जाति, ये हिंदुत्व का आंदोलन अनुसूचित जाति विरोधी है, जनजाति विरोधी है, महिला, युवा तरह तरह के भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है, अनेक अलगाव के प्रश्न खड़े करने की कोशिश करती है। आने वाले समय के अंदर समाज की ये जो सारी अंतर्गत चुनौतियां हैं, इनका उत्तर हमको देना है। ये जो हमने 1 नेशन 1 पीपल, ये जो विविधता है, सबकी विविधताओं को सुरक्षित रखने वाला
ये जो अपना हिंदुत्व का विचार है, सबको साथ लेके चलने का विचार है, ये विचार समाज जीवन के अंदर प्रबल हो सके, इसके लिए ये सारी शक्तियों को निर्णायक रूप से हमको प्राप्त है। अलगाव, विघटन, आक्रामकता, मतांतरण, ये सब प्रयास ये विफल करना है। चौथी बात है वैचारिक विमर्श। अभी समाज का विमर्श भारत केंद्रित नहीं है, छोटी छोटी बातों के अंदर नहीं है। पश्चिम से जो आता है वो उसको हम कहेंगे वेस्टर्न जो है मॉडर्न है, मॉडर्न यानी साइंटिफिक है, हमारा यानी सब पिछड़ा हुआ है। अभी भारत का विचार स्व केंद्रित नहीं है, भारत केंद्रित नहीं है, हिंदुत्व के आधार पे नहीं है। अभी भी अपना समाज जो है शिक्षा नीति में परिवर्तन की बात करेंगे, लेकिन मातृभाषा में शिक्षा, अंग्रेजी के बिना उन्नति नहीं हो सकती। यही विमर्श है। यह समाज का विमर्श नहीं बदला तो व्यवस्था परिवर्तन कभी नहीं होगा। स्व, भारत और हिंदुत्व, इसका विमर्श लाना पड़ेगा। भारत यानी क्या है, हिंदुत्व यानी क्या है, स्व यानी क्या है, वो स्वतंत्रता क्या थी, किसके लिए हम लड़ रहे थे, 1000 साल हम किस बात के लिए लड़े, वो कौन सी चीज थी जिसके लिए इस देश के लोगों ने इतने बलिदान दिए। सारी दुनिया जो कहती है कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये हमारी हस्ती यानी वो क्या चीज है जो मिटती नहीं है। पश्चिम का अंधानुकरण करने वाला, उनका अनुसरण करने वाला ऐसा समाज खड़ा करना है क्या? हजारों हजारों साल ये भारत दुनिया का सबसे अद्भुत राष्ट्र है। दुनिया का एक भी राष्ट्र, एक भी विचार 100 साल कभी प्रभावी नहीं रहा। 100-200 साल में वो राष्ट्र समाप्त हो गए, वो विचार प्रभावी नहीं रहा। कम्युनिज्म की स्थिति क्या 100 साल में, ब्रिटेन की स्थिति क्या 200 साल के अंदर, अमेरिका भी 50 साल बाद रहने वाला नहीं है। केवल भारत एक ऐसा है जो हजारों हजारों साल रहा। वो क्या चीज थी जिसके कारण से हम हजारों साल रहे? ये भारत का विचार, इसके आधार पर भारत का जीवन, इसके लिए विमर्श बदलना पड़ेगा। अभी हमारा सारा सोचने का ढंग वो पश्चिम का है, और इसलिए हमने चर्चा प्रारंभ की वैचारिक विमर्श। और पांचवी बात है व्यवस्था परिवर्तन। धर्म के आधार पर समाज की व्यवस्था है, केवल तंत्र नहीं, तंत्र समाज सबकी व्यवस्था है। हमारे मंदिर कैसे होंगे, हमारे त्योहार कैसे होंगे, हमारे शादी विवाह कैसे होंगे, ये फिजूल खर्ची, दिखावा, ये भारत की परंपरा नहीं है। हमारे कार्यक्रम यानी उत्कृष्ट कार्यक्रम होंगे समाज के। हमारे मंदिर यानी ये समाज के संस्कार के केंद्र थे। हमारी धार्मिक व्यवस्थाएं कैसी होंगी, परिवारों में कुल परंपराएं क्या होंगी, संस्कार व्यवस्थाएं कैसी रहेंगी। समाज जीवन के अंदर गो और ग्राम पर आधारित विकेंद्रित भारत की अर्थव्यवस्था थी, सहकारिता पर चलने वाला था, पर्यावरण का संरक्षण करने वाला हमारा जीवन व्यवस्था थी। ये जो आज जितने प्रश्न दिखाई देते हैं, ये प्रश्न उसके उत्तर हमारे पास है। उसके लिए वैसी भारत की व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी। विकास का मतलब केवल सड़क, पुल, टेलीफोन, टेलीविजन, मोबाइल, ये सब केवल विकास नहीं है, ये तकनीक है। विकास यानी समाज जीवन की धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, शासन की व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था, सब प्रकार की व्यवस्थाएं कैसी चाहिए, वो महत्व का विषय है। ये 5 काम आने वाले करने के हैं। 4 काम संगठन के अंतर्गत है, तो मैंने बताया सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी कार्य का स्वरूप, कार्यकर्ता की गुणात्मकता, कार्य की गुणात्मकता, और चारों प्रकार की शक्ति को जोड़कर काम करने की अपनी शैली, नित्य शक्ति, सुप्त शक्ति, उत्सुक शक्ति और सज्जन शक्ति। 5 काम हमने इसके आधार पर मिलकर करने हैं। समाज का आचरण स्वभाव बदलना, समाज के प्रश्नों का समाधान, समाज की चुनौतियों का उत्तर, वैचारिक विमर्श, स्व और भारत के आधार पर, और धर्म के आधार पर समाज जीवन की सभी प्रकार की व्यवस्थाएं। ये आने वाले समय के अंदर 25 वर्षों के अंदर हमारे करने के कार्य हैं, जिसके लिए हमने काम करना प्रारंभ किया।
ये सारा करना है तो अपने कार्य की रचनाओं में कुछ बातें हमने जोड़ने की थी। प्रारंभ से संघ ने जो करना है उसके लिए प्रक्रिया खड़ी करने पर जोर दिया। हमारा मानना है कि प्रक्रिया चलती है तो परिणाम आता है। पूज्य गुरुजी सारे देश में प्रवास करते थे तो वर्ष में 2 बार जाते थे। जिला स्तर के सब कार्यकर्ताओं को बुलाना, धीरे धीरे करके संघ की जो परंपराएं अखिल भारतीय से जिला तक पहुंचे। हमारी एक प्रक्रिया खड़ी की हमने, संघ दीक्षा वर्ग करना, प्राथमिक वर्ग करना। इसके कारण से नए नए कार्यकर्ताओं के निर्माण की प्रक्रिया। संघ यानी एक प्रक्रिया है। संघ का एक वैशिष्ट्य है कि हम रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होते, रिजल्ट की दिशा में काम करते हैं, प्रोसेस ओरिएंटेड है। हम प्रक्रिया की ओर ध्यान देते हैं। अब ये 5 तरह के काम और 4 अंतर्गत काम हमको करने हैं। तो प्रक्रिया क्या है? तो पहली प्रक्रिया है द्विश्रेणी कार्य का स्वरूप। कुछ काम है संगठन श्रेणी के, विस्तृत चर्चा उसकी अलग से बैठक में भी करें। ये जो कार्य की गुणात्मकता है, कार्यकर्ता की गुणात्मकता है, सर्ववर्षी सर्वव्यापी कार्य का विस्तार है, ये काम संगठन श्रेणी है। नए कार्यकर्ता कैसे होंगे, कहां काम नहीं पहुंचा वहां कैसे पहुंचना है, ये सब सोचना, ये संगठन श्रेणी का काम है। ये चारों तरह की शक्ति को जोड़कर समाज के सब प्रश्नों का उत्तर देना, ये जागरण श्रेणी का काम। तो संघ में एक द्विश्रेणी रचना जो है, ये कार्य के 2 भाग नहीं है। हमारी भूमिका है, कुछ कार्यकर्ता एक काम करेंगे, कुछ कार्यकर्ता एक काम करेंगे। ये द्विश्रेणी रचना अब अपने कार्य का स्वरूप है। आने वाले समय में ये होगा क्या? दूसरा है आयु अनुसार कार्य। ये जो आयु अनुसार कार्य है, ये अपने को करना। विद्यार्थी शाखाएं, तरुण व्यवसायी शाखा, प्रौढ़ व्यवसायी शाखा, हर आयु वर्ग के प्रशिक्षण अलग होंगे, बैठकें अलग होंगी। अभी धीरे धीरे करके हम संघ दीक्षा वर्ग लगाते हैं, विद्यार्थियों प्राथमिक वर्ग लगाते हैं, तो वो करते हैं ना, विद्यार्थियों का, महाविद्यालय विद्यार्थी, तरुण व्यवसायियों का, विशेष वर्ग, ये सब करते हैं। हर आयु वर्ग की भूमिका अलग है, तो उनके प्रशिक्षण भी अलग होंगे, उनके कार्यक्रम भी अलग होंगे, उत्सवों के स्वरूप भी अलग होंगे। धीरे धीरे करके हर नगर खंड जिले के अंदर आयु अनुसार कार्य, ये अपना सोचने का तरीका बनना चाहिए। हमारे जिले में विद्यार्थी कार्य कैसा होगा, वर्ष में कार्यक्रम कैसे होंगे, उनके प्रशिक्षण कैसे होंगे, विद्यार्थी कार्य की चिंता संगठन श्रेणी करेगी। तरुण व्यवसायी कार्य की चिंता संगठन श्रेणी करेगी। लेकिन प्रौढ़ों को साथ लेकर, उत्सुक शक्ति, सज्जन शक्ति को लेकर समाज के सब काम करना, ये जागरण श्रेणी करेगी। तो अपना आयु अनुसार कार्य, ये अपना दूसरा विषय विचार करने का। और तीसरा, ये सारा कार्य करना है, तो ये सारे कार्य के लिए जिला तक जो है, इसकी योजना बनाने की समझदारी खड़ी है। ये काम नीचे तक ले जाना है तो समीक्षा, योजना केवल प्रांत से बात नहीं बनेगी। आप प्रांत में चर्चा कर सकते हो, योजना जिले में बनानी पड़ेगी। लेकिन जिले में योजना बनाकर भी आप हर मंडल बस्ती तक नहीं जा सकते हैं। इसके लिए हर नगर खंड में क्रियान्वयन की योजना बनानी पड़ेगी। इसके लिए नगर खंड में एक अच्छी कार्यकर्ताओं की टोली चाहिए। केवल एक खंड कार्यवाह, इससे बात नहीं बनेगी। खंड कार्यवाह, शारीरिक बौद्धिक प्रमुख, खंड की संगठन श्रेणी, खंड की एक जागरण टोली, एक 4-5-6 लोगों की जागरण टोली। हर नगर के अंदर इसी प्रकार से संगठन श्रेणी, जागरण श्रेणी नहीं भी बनेगी तो जागरण कार्य करने वाली टोली बनेगी। तो धीरे धीरे करके ये जो क्रियान्वयन है, इसका विचार नगर खंड पर होगा। तो नगर खंड की सक्षम कार्यकर्ता टोली, ये नगर खंड की सक्षम कार्यकर्ता टोली होगी और अधिकतम कार्यक्रम हम मंडल बस्ती पर करेंगे, तब अपना कार्य जैसा हम चाहते हैं वैसा होगा। इसके लिए हम सब लोगों को विचार करना है, हर मंडल और बस्ती में हिंदू समाज का, संघ का नेतृत्व खड़ा हो जाए, हर खंड नगर के अंदर एक सक्षम टोली हो जाए और जिले पर ये सारे कार्य की समीक्षा करने वाली, योजना करने वाली, इसके लिए आवश्यक मार्गदर्शन करने लायक ऐसी जिला की टोली। जिला को यह समग्र रचना समझ में आनी चाहिए।
संगठन के अंतर्गत करने के 4 काम, समाज में करने के 5 काम। ये करने के लिए द्विश्रेणी कार्य, आयु अनुसार कार्य। इसके लिए जिला की एक समझदार, संघ की समझ रखने वाली, गहरी समझ रखने वाली जिला पे टोली, नगर खंड की सक्षम टोली और मंडल बस्ती पर संघ का नेतृत्व, ये सारा काम करने के लिए हमको प्रक्रिया खड़ी करनी है। इसके लिए शताब्दी वर्ष आते आते तक हमारी कल्पना यह है कि 2 काम हमको पूरे करने हैं, नगर खंड तक एक कार्यकर्ताओं की टोली और मंडल बस्ती में संघ का नेतृत्व। ये 2 बातें हो गई तो इसके आधार पर हम आगे आगे चलते चले जाएंगे। हर बस्ती में बस्ती प्रमुख, एक बस्ती की छोटी मोटी टोली, हर मंडल के अंदर एक मंडल कार्यवाह, मंडल प्रमुख, 2-3-4 कार्यकर्ताओं की टोली, और ये सारा करने के लिए नगर खंड में एक सक्षम टोली। ये इतना काम हम शताब्दी वर्ष तक करेंगे क्या? ये जो शताब्दी वर्ष तक है, हर मंडल बस्ती में कुछ कुछ अपना कार्यकर्ता और कार्य का स्वरूप ये अपना खड़ा हो गया तो फिर इस आधार के ऊपर हम आगे बढ़े। और ये जितने 4-5 तरह के काम करने हैं, हर काम के लिए अलग रचना बना। वही कार्यकर्ता सब काम करेंगे ऐसे नहीं है। कुछ लोग वैचारिक विमर्श का काम करेंगे, कुछ समाज के प्रश्नों का समाधान करेंगे, कुछ समाज की चुनौतियों का उत्तर का विचार करेंगे। ये सब बातें चलना प्रारंभ हो जाएंगे। ये करते समय कभी कभी मन में आता है कि इतने काम है करने के, वास्तव में कार्य बहुत है करने के, लेकिन करने वाले भी आज कम नहीं है। हम जब विचार करेंगे संघ, विविध संगठन, समाज की सज्जन शक्ति, हिंदू समाज का नेतृत्व, आज संघ के परिवार, बहुत बड़ी ताकत हमारे पास है। आवश्यकता है आने वाले समय के अंदर, जैसे हर पीढ़ी ने अपनी कार्यशैली में कुछ बातों को जोड़ा, हर पीढ़ी ने अपने काम में कुछ बातों को जोड़ा, ऐसे ही आने वाले समय के अंदर ये 4th, 5वीं और 6ठी पीढ़ी को भी आने वाले समय के अंदर संगठन के अंतर्गत के ये 4 प्रश्न, समाज के अंदर करने के 5 कार्य, और इसके लिए संगठन में द्विश्रेणी रचना, नगर खंड तक सक्षम कार्यकर्ताओं की रचना, मंडल बस्ती तक संघ का नेतृत्व, ये कार्य हम करेंगे तो आने वाले वर्ष के अंदर अपने कार्य की भूमिका तैयार होगी, जिसके आधार पर 20-25 साल में हम एक बड़ा परिवर्तन आते देखेंगे। ये जो अपनी वार्षिक योजना समीक्षा बैठक है, इसके अंदर कुछ बातों का विचार किया होगा, बाकी समय के अंदर इन बातों का और चिंतन करते हुए अपने अपने जिले, खंड, नगर में हम कार्य का ये स्वरूप खड़ा करें। इस हेतु से आपके सामने ये सारी प्रस्तुति मैंने रखी।